गुड मॉर्निंग। एंटमीबा हिस्टोलेटिका में हमने पहले वीडियो में देखा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, होस्ट, रिजर्वायर, मार्फोलॉजीज की संरचना देखी। उसके बाद में हमने संरचना के साथ में फूड और फीडिंग और कैसे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन करता है। अब हम बात करेंगे एंटमीबा हिस्टोलेटिका का लाइफ साइकिल, जीवन वृत्त, जिसे जनन भी बोलते हैं। एंटमीबा हिस्टोलेटिका एक जाति वृत्तीय परजीवी है, अर्थात मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। अर्थात इसका जीवन चक्र एक ही परपोषी में पूर्ण होता है और वो परपोषी क्या है? मनुष्य है। ये पुटी या परिकोष्ठन अवस्था में भी एक परपोषी से दूसरी परपोषी में पहुंचता है और इसमें केवल एक ही जनन पाया जाता है, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जो एंटमीबा हिस्टोलेटिका है, ये बाइनरी फिशन के द्वारा ट्रोफोजोइट आंत की भित्ति में द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन कर अपनी जनसंख्या या गुणोत्तर वृद्धि करता है। इस विधि में केंद्रक समसूत्री विभाजन में जाता है तथा दो भागों में बंट जाता है। ये यहाँ केंद्रक कला विभाजन के दौरान लुप्त नहीं होती है। केंद्रक विभाजन के साथ ही कोशिका द्रव्य विभाजन होता है एवं 1 से 2 संतति एंटमीबा बनते हैं। हम द्विविखंडन की बात कर रहे हैं। इस प्रकार बने संतति ट्रोफोजोइट की आंत की दीवार में रहते हैं और वहाँ की कोशिकाओं की आरबीसी और जीवाणुओं का भक्षण करते हैं एवं वृद्धि करते हैं और ये फिर द्विविखंडन में जाते हैं और फिर वापस से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ये परपोषी की नई कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से ऊतकों को घोलने वाले एंजाइम्स इनकी सहायता करते हैं और ये आंत की दीवार की एपिथेलियम को नष्ट कर भीतर तक पहुंच जाते हैं तथा वहां पर ब्लीडिंग अल्सर बनाते हैं, रुधिरस्रावी फोड़े बनाते हैं। तो इस तरह से एंटमीबा हिस्टोलेटिका जो है वो अपनी एमीबोइड मूवमेंट के द्वारा अपनी जो है वो आंत में घुसता जाता है और वहाँ पे अपनी इन्फेक्टिविटी बढ़ करता है। जो ये फिर ये अपने पुटी भवन में जाते हैं। कई द्विखंडनों के बाद ट्रोफोजोइट जो है आंत गुहा में आ जाते हैं एवं माइन्यूटा रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। ये अपेक्षाकृत छोटे और गोल होते हैं और सक्रिय होते हैं। इनमें एक केंद्रक और 2 क्रोमेटिड बॉडीज पाई जाती हैं तथा कई ग्लाइकोजन धानियाँ भी पाई जाती हैं। ये आंत्र गुहा में पुटी भवन में जाते हैं। ये अपने चारों ओर एक पतली रंगहीन चिमड़ अपरिवर्तनशील और लचीली पुटी को स्रवित करते हैं। पुटी के अंदर केंद्रक 2 बार समसूत्री माइटोटिक डिवीजन करता है। प्रथम विभाजन के दौरान 2 या बाइन्यूक्लिएट सिस्ट बनती है और द्वितीय विभाजन के बाद में क्वाड्रीन्यूक्लिएट हो जाती है या चतुष्केंद्रिकी हो जाती है। एक प्रौढ़ पुटी का जो व्यास होता है वो 5 से 20 माइक्रोन व्यास तक होता है। पुटी भवन की जो समस्त प्रक्रिया जो होती है कुछ ही घंटों में पूर्ण हो जाती है। पिटेल्का ने 1963 में क्रोमेटिड काय या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। ये जो क्रोमेटिन बॉडीज होती हैं, जो पुटी परिपक्व होती है ये विलुप्त होती जाती है। क्वाड्रीन्यूक्लिएट में हमने देखा था वहाँ पे पहले प्रीवियस लेक्चर में कि इसमें कोई क्रोमेटिन बॉडीज नहीं पाई जाती। नील ने 1966 में बताया कि क्रोमेटिड बॉडीज विखंडित होकर कुछ समय पश्चात विलुप्त या अदृश्य हो जाती है। एंटमीबा हिस्टोलेटिका में चतुष्केंद्रिकीय पुटिया संक्रमण अवस्था है।
इसके इनका आगे का जो परिवर्तन होता है वो परपोषी के शरीर में नहीं होता। ये मल के साथ जो होती है वो शरीर से बाहर आ जाती हैं तथा इनका परिवर्धन परपोषी के शरीर से बाहर होता है। और ये जो सिस्ट होती हैं कई सप्ताह तक, पुटियाँ जिसे बोल रहे हैं, कई सप्ताह तक परपोषी के बाहर जीवित रह सकती है जब तक कि नया परपोषी नहीं प्राप्त हो जाए, नहीं पहुंच पाए ये नए परपोषी तक, तब तक ये जीवित रहती हैं। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही मृत होती हैं। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले तक इनमें नया जो होता है वो परपोषी मिलने तक होती है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में ये 2 दिन तक ठहरती हैं। जो मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट होती है ये जो पोषी के मल के द्वारा त्यागी जाती हैं, ये 45 मिलियन के करीब रिपोर्टेड की गई हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन में एक दिन के अंदर 45 मिलियन के करीब पुटियाँ भी देखी गई हैं। और ये एनवायरमेंटल कंडीशन में कुछ महीनों, कुछ सप्ताहों से लेकर के कई दिनों तक रह सकती हैं। और ये 10 दिन तक ये मॉइस्ट टूल में आराम से रहती हैं। और ये जो सिस्ट होती है ये डेसिकेशन के द्वारा ही मरती हैं। ट्रोफोजॉइट जो होते हैं ये जो होते हैं ये संक्रमण अवस्था होती है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण पुटी अवस्था द्वारा होता है। ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्यों में पुटियों युक्त मल से संदूषित जल व भोजन द्वारा पहुंचते हैं। भोजन व जल का संदूषण कैसे हो सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये जो भोजन है, मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो सिस्ट के द्वारा ही होता है। क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट के द्वारा होता है। इसका जो कैरियर होते हैं वो चिड़ियाँ, मक्खियाँ, तिलचट्टे, जिसे हम कॉकरोच कह सकते हैं, पुटियों को खाद्य पदार्थों पर जमा कर देने से ये इसको कैरियर करती हैं। और खाद्य सामग्री जो होती है, भोजन जो होता है, तैयार करने वाली सब्जी व गोश्त बेचने वाले या फेरी लगाने वाले आदि भी पुट्टी वाहक का कार्य करते हैं। और जितना भी जो इन्फेक्टेड जल होता है वहाँ से भी ये कैरियर का काम होता है। भारत में तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमेशा से मल जो होते हैं खुले स्थानों पर त्यागा जाता है और उन्हें मिट्टी से भी नहीं ढका जाता, जिससे संक्रमण आसानी से हो जाता है। यही कारण है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनमें ये परजीवी बहुतायत में पाया जाता है। अब ये एक्सिस्टेशन कैसे होती है, ये जो नए परपोषी में भोजन के साथ अंतर्ग्रहित जो पुटिया होती है आमाशय में आती है और फिर जठर रसों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना भी गैस्ट्रिक जूस होता है उसका कोई प्रभाव नहीं होता इन पुट्टी पर। और ये फिर जब आमाशय से, स्टमक से ये छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, 5 और 6 घंटे के बाद ये आंत की गुहा में एक्सिस्टेशन होता है और पुट्टी का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। इसके परिणाम स्वरूप जो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट होती है, अमीबा या एक्सिस्ट या मेटासिस्ट निकलती है और उसके बाद मेटासिस्टिक डेवलपमेंट होता है। प्रत्येक मेटासिस्ट से पुटी से बाहर निकलने के बाद विशेष विभाजन में जाता है। इसके चारों ओर केंद्रक द्विविखंडन होते हैं और 8 केंद्रक बनते हैं। देखो आप डायग्राम में 8 केंद्रक बनते हैं। केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और इन विभाजनों के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे 8 एक केंद्रकीय एमीबोली या मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट्स बनते हैं और ये बड़ी आंत में पहुंचकर आंत भित्ति में प्रवेश कर जाते हैं और अपना जीवन चक्र फिर से प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह से ये जो है इनका ट्रांसमिशन के द्वारा ये नए में किस तरह से इन्फेक्ट करते हैं।
अब हम देखते हैं एंट अमीबा डायस्पार दूसरी प्रजाति के बारे में। ये नॉन पैथोजेनिक है, पहले भी बताया, अरोगकारी है। मार्फोलॉजी की जो देखें इसकी आकार की, वो बिल्कुल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के समान है। और ये भी जो है ल्यूमन में रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को भेजने में असक्षम है, तभी ये नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए ये ट्रोफोजोइट जो है आरबीसी नहीं खा पाता। और ये नॉन इन्वेसिव पैरासाइट है। और ये जो है ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जो होती है मैन की, उसको भी सीरम में इवोक नहीं कर पाता। एंट अमीबा जिंजेवालिस है, जिसे हमने पहले भी कहा कि ये ग्रॉस ने 1849 में देखा और टार्टर से इसको कलेक्ट किया। सॉफ्ट टार्टर जो बनते हैं मनुष्य की दांत पे पीला पीला जो निकलता है, वो टार्टर। इसमें ये जो है ये ट्रोफोजोइट अवस्था में उपस्थित रहता है, सिस्टिक अवस्था इसमें अनुपस्थित होती है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की स्ट्रक्चर के समान ही इसकी ट्रोफोजोइट की संरचना होती है, लेकिन फूड वैक्यूल नहीं पाया जाता और आरबीसी भी नहीं पाई जाती इसमें। और जो फूड वैक्यूल जो है, फूड वैक्यूल में आरबीसी नहीं पाई जाती। फूड वैक्यूल जो होता है वो उसमें सेलुलर डेब्रिस, बैक्टीरिया और इंजेस्टेड ल्यूकोसाइट्स वगैरह भी पाए जाते हैं। और ये गम की मार्जिन, मसूड़ों के मार्जिन पर मिलता है। और ये जो है कि कई बार ये टॉन्सिल्स की जो टॉन्सिल होते हैं उनके ग्रूव्स में भी मिलता है, क्रिप्ट्स में भी मिलता है। और ये माउथ की जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी माउथ में के द्वारा ही से किसिंग से और ओरल कांटेक्ट से भी ये एक से दूसरे में फैलता जाता है। और ये ट्रोफोजोइट जो होते हैं वो ब्लंट सूडोपोडिया रखते हैं, और लेकिन ये मूव बहुत रैपिडली करते हैं। अब हम देखते हैं एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई जो होता है वो हमने पहले भी पढ़ा, सहजीविता दर्शाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और एंट अमीबा है जो एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म में, प्रीसिस्ट, सिस्ट में और ट्रोफोजोइट अवस्था में। और ये एंट अमीबा कोलाई जो होता है इसकी भी संरचना हिस्टोलिटिका होती है, लेकिन फूड वैक्यूल में कोई भी आरबीसी नहीं पाई जाती है। इन्फेक्टेड स्टेज जो होती है एंट अमीबा कोलाई की, वो मैच्योर सिस्ट हो सकती है, वो ऑक्टोन्यूक्लिएट होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये ट्रोफोजोइट अवस्था जो होती है वो तो जो दोनों में हम देखें साइज़, तो ये 8 माइक्रोन से 40 माइक्रोन है, और कोलाई का 18 माइक्रोन से 50 माइक्रोन है। मोटिलिटी देखें वेरी एक्टिव है, ये स्लगिश है। ये सूडोपोडिया देखें तो फिंगर शेप हाइलिन होता है, इसका ग्रैनुलर और शॉर्ट और ब्लंट होते हैं। इसके साइटोप्लाज्म देखें तो ये भी ग्रैनुलर होता है, और एक्टो और एंडोप्लाज्म में क्लियरली मार्क्ड होता है। और इसमें ये जो है ये ग्रैनुलर होता है, लेकिन नॉट डिमार्क होता है कि ये एक्टो है, ये एंडोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन देखें तो ये आरबीसी, ल्यूकोसाइट और टिश्यू डेब्रिस खाता है, लेकिन ये जो एंट अमीबा कोलाई है वो बैक्टीरिया को खाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो कॉलन में आते हैं उनको खाता है अदर, इसलिए सहजीविता दर्शाता है। न्यूक्लियर करैक्टर देखें तो ये स्मॉल है और सेंट्रल कैरोसोम होता है, डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और माइन्यूट जो होते हैं वो क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन इसमें लार्ज और एक्सेंट्रिक कैरोसोम है, जो एंडोसोम होता है ना वो एक्सेंट्रिक होता है, थिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और लाइंड विद होती है क्रोमेटिन ग्रैन्यूल से। सिस्ट बनाता है 10 माइक्रोन से 15 माइक्रोन की सिस्ट बनती है, इसमें 15 से 20 माइक्रोन की बनती है, थोड़ी बड़ी साइज़ की। न्यूक्लियस देखें तो इसका 1 से 4 नंबर में होता है, सेंट्रल कैरियोसोम होता है, इसमें 1 से 8 नंबर में होता है, एक्सेंट्रिक कैरियोसोम होता है। क्रोमेटिन बार्स जो देखें तो वो थिक बार है और राउंडेड एंड होती है, ये थ्रेड लाइक की होती है इसमें, किसमें, एंट अमीबा कोलाई में, और ये स्क्वायर पॉइंटेड होती हैं। तो ये कुछ हम डायग्राम्स देख सकते हैं। और इसके बाद में हम देखें एंट अमीबा हार्टमानी, ये भी नॉन पैथोजेनिक है, रोगकारी है, रोगजनक नहीं है।
और ये भी जो है ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में सहजीविता दर्शाता है। ये कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वव्यापी पाया जाता है और जो ये ट्रोफोजॉइट और सिस्ट अवस्था दोनों में पाया जाता है और हिस्टोलिटिका के समान ही है, लेकिन और इससे थोड़ा ट्रोफोजॉइट इसका छोटा होता है। ट्रोफोजॉइट जो होते हैं वो साइज़ में जो है 4 से 12 माइक्रोन होते हैं और सिस्ट जो होती है 5 से 10 माइक्रोन साइज़ की होती है। ट्रोफोजॉइट जो होते हैं वो एरिथ्रोसाइट के द्वारा इंजेस्ट कर लिए जाते हैं। जो लाइफ साइकिल है वो हिस्टोलिटिका के समान ही है, बस ये नॉन इन्वेसिव होता है, म्यूकोजा को डैमेज नहीं करता है। और यदि हम इसकी हिस्टोलिटिका, जिंजीविलिस, हार्टमनी और कोलाई का कंपैरिजन करें तो साइज़ देखें तो हिस्टोलिटिका 8 से 40 माइक्रोन की होती है, जिंजीविलिस 20 माइक्रोन से 150 बहुत बड़े साइज़ की है, और हार्टमनी है वो 4 से 12 माइक्रोन का है, और कोलाई जो है वो 18 से 50 माइक्रोन का है। और यदि मूवमेंट देखें तो हिस्टोलिटिका जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक्टिव होता है और एक ही दिशा में गति करता है। जिंजीविलिस भी एक्टिव होता है और हार्टमनी और कोलाई ये सुस्त होते हैं, स्लगिश होते हैं। और इंक्लूजन देखें तो जो है हिस्टोलिटिका ये आरबीसी, ल्यूकोसाइट और टिश्यू डेब्रिस को खाता है, और जिंजीविलिस जो है वो सेलुलर डेब्रिस जो भी कोशिका के टूटते रहते हैं उनको खाता है, और बैक्टीरिया को खाता है, इंजेस्टेड ल्यूकोसाइट और आरबीसी को। बैक्टीरिया नो आरबीसी, और बैक्टीरिया एंड अदर फूड मटेरियल जो है उनको भी ये ग्रहण करता है। कैरियोसोम देखें हम तो न्यूक्लियर कैरेक्टर, तो हिस्टोलिटिका का स्मॉल और सेंट्रल होता है और पेरिफेरल में डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइंड विद द माइन्यूट क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स। हमने डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ी है इसकी। जिंजीविलिस में भी स्मॉल और सेंट्रल में पाया जाता है न्यूक्लियो कैरियोसोम, और फाइन और माइन्यूट क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसका हार्टमनी और कोलाई में जो है हार्टमनी में स्मॉल और सेंट्रल है, और कोलाई में जो है लार्ज और एक्सेंट्रिक है, और ग्रेन्यूल इसमें भी हार्टमनी में भी फाइन क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और कोलाई में जो है वो थिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और वो कोर्स मतलब थोड़े मोटे मोटे से और भद्दे से क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिंजीविलिस और हार्टमनी और कोलाई की सिस्ट में देखें वो ट्रोफोजॉइट में अंतर देखा था हमने, अब इनमें सिस्ट देखें तो सिस्ट का साइज़ भी जो है वो हिस्टोलिटिका का 10 से 15 माइक्रोन है, और जिंजीविलिस में तो सिस्ट होती ही नहीं है, एब्सेंट है, और हार्टमनी और कोलाई में 5 माइक्रोन से 12 माइक्रोन और कोलाई में 15 माइक्रोन से 20 माइक्रोन होती है। और न्यूक्लियाई की बात करें तो हर हिस्टोलिटिका में 1 से 4 नंबर के सेंट्रल कैरियोसोम के साथ क्वाड्रीन्यूक्लिएट होते हैं। फाइन सिमेट्रिकल पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। हार्टमनी में भी 1 से 4 नंबर का ही होता है, और सेंट्रल में कैरियोसोम होता है, स्मॉल सेंट्रल कैरियोसोम, फाइन सिमेट्रिकल पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स। सिर्फ साइज़ का फ़र्क है इसमें हिस्टोलिटिका और हार्टमनिया की। कोलाई में देखें तो इसमें ऑक्टा न्यूक्लिएट होते हैं, 1 से 8 नंबर में होते हैं, एक्सेंट्रिक कैरियोसोम होता है, और हमने पहले भी पढ़ा कोर्स एसिमेट्रिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। यदि हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन की बात करें तो क्रोमेटिड बॉडी जो होती हैं वो हिस्टोलिटिका में थिक बार की होती हैं और राउंडेड एंड होते हैं, देखा भी हमने। और डायग्राम में हार्टमनी में भी राउंडेड एंड मिलते हैं लेकिन साइज़ छोटा होता है। एंट अमीबा कोलाई में जो है वो धागे की तरह मिलती हैं और जो है तीखे उसके नुकीले एंड होते हैं। और जो ग्लाइकोजन देखें तो हिस्टोलिटिका में डिफ्यूज़ फैला हुआ होता है, उसमें भी फैला रहता है, उसमें भी फैला हुआ पाया जाता है। तो ये हमने कुछ कंपैरिजन किया है। अब यदि हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का एक समराइज़ करें तो समराइज़ में ये है कि इसमें ये इटियोलॉजिकल एजेंट क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है,
डेफिनेट होस्ट क्या इसका ह्यूमन है, हैबिटेट कहाँ पे रहता है सीकम और कोलन में, इन्फेक्टेड अवस्था कौन सी है, क्वाड्रीन्यूक्लिएट या टेट्रान्यूक्लिएट मैच्योर सिस्ट होती है, एंट्री कहाँ से जाता है, कहाँ से ये मुंह के द्वारा जाता है आप भोजन के द्वारा, मेथड जो है ट्रांसमिशन का वो हमने पढ़ा कि कच्ची सब्जियां खा ली या गंदा पानी पी लिया या हाथ धोकर के नहीं खाया, और इस तरह से कॉकरोच और मक्खियों के द्वारा फैलता है। और ट्रोफोजोइट अवस्था जो है वो रोग करती है अंदर जा कर के, और जो ट्रोफोजोइट की डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है वो हमने पढ़ा है ऊपर भी और डिटेल में भी। और यदि मैच्योर यूनिन्यूक्लिएट, बाईन्यूक्लिएट और क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट के बारे में भी हमने जाना। तो ये इस तरह से आज हमारा लेक्चर हुआ लाइफ साइकिल ऑफ द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द एंट अमीबा। तो ये इस तरह से आपके सिलेबस का में ये थोड़ा सा ब्रीफ किया है, और इसी के साथ में आज हमने पार्ट 1 ए और बी में हमने ये टॉप कुछ चीज़ों को कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसकी पैथोजेनाइसिटी और इसकी डिजीज़ के बारे में अध्ययन।